A very logical evening to all judicial aspirants. This is Mukesh Kumar, and I am welcoming you in your own platform, that is Vidhigya Juris. So, as we were already discussing in one of the interesting series known as In Legal News, तो आज के इस विधिक समाचार में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एक और इशू, एक और विवाद, जिसके बारे में रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक स्प्लिट वर्डिक्ट में इसे निर्णित किया है, जिसे हम हिजाब विवाद के तौर पर जानते हैं। हिजाब विवाद आखिर क्या है, इस पर्टिकुलर मामले का ब्रीफ स्टोरी, इसकी इसके कुछ बैकग्राउंड स्टोरी, उसके बारे में हम समझेंगे। इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो इसको अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, उसके बारे में भी हम आपसे इसके बारे में परिचर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस बारे में हम भी समझेंगे कि आखिर स्प्लिट वर्डिक्ट क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉमन लॉ स्टूडेंट्स होंगे या कुछ ऐसे दूसरे व्यूअर्स होंगे जिनको स्प्लिट वर्डिक्ट के बारे में जानकारी नहीं होगी। साथ ही साथ हम इसकी फाइंडिंग्स को भी समझेंगे। तो हिजाब इशू, व्हाई इज इट इन न्यूज, व्हाट इज द एग्जैक्ट बैकग्राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू, इसके बारे में हम समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 13 अक्टूबर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस स्प्लिट जजमेंट को डिक्लेयर करते हुए क्या निर्धारित किया। सुप्रीम कोर्ट स्प्लिट ऑन कर्नाटका हिजाब बैन अगेंस्ट सेकुलरिज्म वर्सेस मैटर ऑफ चॉइस, ट्रस्ट ऑफ माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी। Split on Karnataka hijab ban that is against secularism versus matter of choice, trust of minority in majority. Indian Express ने ये heading इस particular मामले में दी। The Supreme Court on Thursday, that is 13th of October, delivered a split verdict. This term is coming again and again. Split verdict क्या होता है, हम उस पॉइंट पर आते हैं, उससे पहले इसको देखते हैं। इन द कर्नाटका हिजाब बैन केस विद वन ऑफ टू जजेस ऑन द बेंच अपहोल्डिंग द March 15th order of Karnataka High Court, validating the government's ban and the other set aside the High Court ruling. With the two-judge bench divided in its issue, the matter was directed to be placed before CJI for appropriate directions. तो इस पर्टिकुलर मैटर की कहानी क्या है, आप जानते हैं 2021 में कर्नाटका के एक स्कूल में कुछ बच्चियां, कुछ लड़कियां हिजाब के साथ प्रवेश करना चाहती हैं, हिजाब पहने हुए इस स्कूल में प्रवेश करना चाहती हैं। उन्हें रोक दिया जाता है कुछ क्लास ऑफ पर्संस के द्वारा, और देखते ही देखते ये मामला तूल पकड़ता है और ये राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लेता है। देन आफ्टर इस पर्टिकुलर मैटर को गवर्नमेंट आदेश के माध्यम से बैन कर दिया जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर स्कूल या संस्था या कॉलेज में कोई भी ऐसा स्टूडेंट हिजाब के साथ उस विद्यालय की प्रांगण या संस्था में प्रवेश नहीं करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर संस्था के यूनिफॉर्म या उस ड्रेस के साथ ही वहां पर प्रवेश पाने के लिए अधिकारी होंगे। इस पर्टिकुलर आदेश के खिलाफ चैलेंज हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका में पेश किया जाता है, चुनौती दी जाती है, और कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया जाता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट के साथ इंक्लूड नहीं देखा जा रहा है, और हिजाब बैन या इससे संबंधित जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर या सरकारी आदेश उस पत्रक के माध्यम से रिलीज किया गया है रिगार्डिंग बैन ऑफ हिजाब इन द इंस्टीट्यूशंस, ये वैलिड ऑर्डर है, ये एक वैध प्रकार का आदेश है। इससे किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का प्रभाव कारित नहीं होता है, और साथ साथ कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि यह पर्टिकुलर किसी भी इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का भी पार्ट नहीं है। अब इस पर्टिकुलर जजमेंट के अगेंस्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ के बिफोर में, उसके समक्ष में इस पर्टिकुलर जजमेंट को लाया जाता है, और इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों को सुनती है और स्प्लिट वर्डिक्ट के तौर पर इसे निर्णित करती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसमें दो जजेस की बेंच है। जस्टिस हेमंत गुप्ता इज प्रिसाइडिंग दिस पर्टिकुलर केस एंड अनदर जज वाज जस्टिस सुधांशु धूलिया जी। तो जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब और जस्टिस सुधांशु धूलिया साहब दोनों अपने अपने मतों में विभक्त होते हैं। जस्टिस हेमंत गुप्ता कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा जो आदेश बैन का ऑर्डर दिया गया है उस पर्टिकुलर बैन ऑर्डर को के पक्ष में अपना निर्णय पारित करते हैं। जहां तक बात जस्टिस सुधांशु धूलिया साहब की है, उन्होंने इसके विरोध में, इसके विपक्ष में अपना निर्णय पारित किया। सो इस पर्टिकुलर जजमेंट में क्या डिसाइड होता है? While Justice Hemant Gupta upheld the Karnataka High Court order validating the ban and said it was only to promote uniformity and encourage a secular environment. तो उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट भारतीय संविधान की उद्देशिका के अंतर्गत निहित है, सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत यह इस प्रकार से हिजाब को अलाउ करना, इस प्रकार के किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को अलाउ करना, उसके विरोध में होगा। So Justice Sudhanshu Dhulia has underlined the fact that he has set aside the state and
High Court order and called the right to wear the hijab in classrooms a matter of choice. उन्होंने इस पर्टिकुलर मामले को एक मैटर ऑफ चॉइस के तौर पर देखा और कहा कि ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत इंक्लूडेड है। किसी भी ऐसी बच्ची की फंडामेंटल राइट वो केवल न केवल उसके घर के अंदर बल्कि स्कूल्स तक या स्कूल गेट के अंदर भी अलाउ करती है, जो उसके प्राइवेसी को कैरी करती है। So he has declared that it is a matter of choice, a fundamental right linked to girls' dignity and her privacy, even when she is inside the school premises or gate. Justice Zulia has also said that a girl child has the right to wear hijab in her house and outside her house, and that right does not stop at her school gate. The child carries her dignity as well as privacy even when she is inside the school gates, in her classrooms. She retains her fundamental rights. To say that these rights become derivative rights inside a classroom is wholly incorrect. And he said that the government order that has been passed by Karnataka state and the restrictions on the wearing of hijab also go against our constitutional value of fraternity and human dignity. तो एक न्यायाधीश महोदय उस पर्टिकुलर मामले में पक्ष में है और एक न्यायाधीश महोदय उस पर्टिकुलर मामले में विपक्ष में है। इन दोनों स्थितियों में इस निर्णय में एक रूपता दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए इस प्रकार के जजमेंट को हम स्प्लिट वर्डिक्ट के तौर पर अनाउंस करते हैं। अब ये समझिए कि स्प्लिट वर्डिक्ट क्या है। स्प्लिट वर्डिक्ट इज पास्ड व्हेन बेंच कैन नॉट डिसाइड वन वे और अनदर, either by unanimous decision or by majority verdict. A split verdict can only happen when the bench has an even number of judges. जहां पर सम संख्या में न्यायाधीश पीठ में बैठते हैं, पीठाधीश होते हैं, उसे हम इवन नंबर के डिवीजन के इवन नंबर के बेंचेस के तौर पर देखते हैं, सम संख्या के पीठाधीशन के रूप में देखते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अगर उन सम संख्याओं में मीन्स 2 जजेस की बेंच है, 4 जजेस की बेंच है, 6 जजेस की बेंच है, 8 जजेस की बेंच है, ये इवन नंबर के बेंचेस हैं। अब अगर इसमें जजेस की ओपिनियन हाफ हाफ या आधे आधों में डिवाइड हो जाए तो ये निर्णय में ना तो मेजोरिटी आ रही है और ना ही यूनानिमस एकरूपता दिखाई दे रही है, तो इसे हम स्प्लिट वर्डिक्ट का नाम देते हैं। So this is why judges usually sit in benches of odd numbers, that is 3, 5, 7, etc. For important cases, even though 2 judges benches known as division benches are not uncommon. In the case of the hijab verdict, the CJI, who is the master of the roster, will constitute a new larger bench to hear this particular matter. अब split verdict की situation होने के नाते यह मैटर अब ऊपर की बड़ी बेंचेस के समक्ष रखा जाएगा और जैसा सीजेआई महोदय इसके संदर्भ में निर्देशित करेंगे उस रूप में उस बेंच के समक्ष मामला सुना जाएगा। चलते चलते ये भी समझ लेते हैं कि क्या स्प्लिट वर्डिक्ट पहले भी कुछ अलग अलग मामलों में एग्जिस्टेंस में आई है। तो आप ये कुछ सर्कमस्टांसेस दे सकते हैं अपने चार्ट में कि मई 2022 में ही अभी 2 जज बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट डिलीवर्ड अ स्प्लिट वर्डिक्ट इन अ बैच ऑफ पिटीशंस चैलेंजिंग द एक्सेप्शन प्रोवाइडेड टू मैरिटल रेप इन द आईपीसी इन द रिलेवेंट सेक्शन ऑफ 375, जिसमें से 2 जजेस की बेंच है। एक जजेस श्री जस्टिस राजीव शक्दर साहब ने सेक्शन नंबर 375 के एक्सेप्शन को यहां पर आईपीसी के अंतर्गत अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, वाइल जस्टिस सी हरिशंकर साहब ने हेल्ड किया कि यह पर्टिकुलर प्रोविजन वैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो ये एक और एग्जांपल रिसेंटली ही आपने दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष देखा जब इस पर्टिकुलर मामले में स्प्लिट वर्डिक्ट की सिचुएशन दिखाई दी। दूसरे कुछ और भी केसेस रहे इन विच कोर्ट्स हैव डिलीवर्ड स्प्लिट वर्डिक्ट इज द मद्रास हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ऑफ ऑर्डर ऑन द चैलेंजेस टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एआईडीएमके एमएलएस ओइंग एलिगेशंस टू टीटीवी दिनकरन। इस मामले में भी स्प्लिट वर्डिक्ट की सिचुएशन दिखाई दी थी। So these were the things that you have to see with regard to हिजाब इशू और हिजाब विवाद। इस पर्टिकुलर इनलीगल न्यूज के सेशन में हम लोग उन लीगल पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत हद तक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कहे जा सकते हैं। इस पर्टिकुलर मामले में आप जानते हैं कि चूंकि ये इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का एक बड़ा इशू, एक बड़ा विवाद यहां पर देखा गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1954 में इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के तौर पर निर्णय दिया है और उसमें कुछ रेलेवेंट डिसीजंस भी आप पढ़ते हैं, जैसे आनंद संप्रदाय के कुछ आनंद मार्गी संप्रदाय के कुछ लोगों ने जो पब्लिक वे में तांडव नृत्य प्रस्तुत करते हुए निकल रहे हैं, उनका प्रोसेशन निकल रहा है, तो क्या इसे इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के तौर पर देखा जाना चाहिए? ऑनरेबल कोर्ट ने इसे डिक्लेयर करते हुए कहा कि इस प्रकार की कोई भी एक्शंस या इस प्रकार के कोई भी कृत्य रिलीजियस इसेंशियल ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस के तौर पर डीम्ड नहीं कहे जा सकते या माने नहीं जा सकते।
तो ओवरऑल आर्टिकल नंबर 25 में अगर हम देखें, जो कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन के लिए स्वतंत्रता प्रोवाइड करता है, साथ साथ इस बात को भी निर्धारित करता है कि ऐसी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र ना होते हुए कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस उस पर अवधारित किए जा सकते हैं या इम्पोज किए जा सकते हैं। ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जैसा कि आप देख सकते हैं, इट कैन बी पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। कई बार आपके एग्जाम्स में इस पर प्रश्न पूछा जाता है कि क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अपने आप में अब्सोल्यूट फ्रीडम है, अब्सोल्यूट स्वतंत्रता या इंडिपेंडेंसी है। तो ये कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ अवेलेबल होती है या उपलब्ध होती है, जिसमें पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ यानी लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और आपका मोरालिटी के ग्राउंड पर यहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज किए जा सकते हैं। तो सेक्शन 25 का कुछ ये रिलेवेंस यहां पर दिखाई देता है। चलते चलते फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें, निष्कर्ष की अगर हम बात करें, तो ये बात बहुत हद तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत उन रिलेवेंट प्रावधानों को या फंडामेंटल राइट्स के उन प्रावधानों को पढ़ने के साथ स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ पर इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिपेंडेंसी, स्वतंत्रता, चाहे वो धार्मिक हो या अदरवाइज। तो ये सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं के अंतर्गत स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंसी पर विशेष दृष्टि डाली जानी चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर हम किसी भी इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को हम डिक्लेयर करें या अवधारित करें। तो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के बजाय हम यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर धर्म की स्वतंत्रता को विशेष महत्व दें, इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी राय और अपनी नजर रखी हुई है और बनाई हुई है। तो इस पर्टिकुलर इन लीगल न्यूज के सेशन में हमने हिजाब इशू को समझने की कोशिश की और हिजाब विवाद के अंतर्गत आखिर क्यों ये न्यूज में था, किस प्रकार से इस पर कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक एक बैन लगाया जाता है, इम्पोज किया जाता है, और इसके साथ में कर्नाटका हाई कोर्ट का डिसीजन क्या था और देन आफ्टर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय किया, दोनों ही जजेस के अपने क्या ओपिनियन थे, क्या मत थे, और लास्ट में आपने इसका निष्कर्ष भी समझा, फाइंडिंग भी समझी। दिस इज ऑल एज टू दिस पर्टिकुलर इन लीगल न्यूज। मैं हूं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं वैदिक ज्यूरिस्ट। बने रहिए हमारे साथ, इस प्रकार के और भी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ फैक्टर के साथ हम आपसे डिस्कस करेंगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपकी जानकारी, आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल। थैंक यू सो मच।